सो वंस अगेन गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू क्लास। एंड आज का टॉपिक क्या है? थ्योरी ऑफ थॉर्नडाइक और ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ये जो थ्योरीज है ना, ट्रायल एंड एरर थ्योरी हो गया या क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी हो गया, ये डिपेंड करता है स्टिमुली के ऊपर। स्टिमुली कहाँ से आते हैं बताओ? आउटर सराउंडिंग से। स्टिमुली कौन रिसीव करता है? परसीव्ड बाय योर सेंसेस, जो हमने प्रीवियसली भी समझा था कि सेंसेशन में सेंस ऑर्गन्स यूज होता है एंड उसके थ्रू वो क्या रिसीव करता है ना, सेंसेस को हम बोल सकते हैं दिस आर वेरी एक्टिव सेल्स विच रिसीव स्टिमुली फ्रॉम दी सराउंडिंग। ये सराउंडिंग से स्टिमुलीज को रिसीव करता है एंड आफ्टर दैट उसी सेंसेशन के थ्रू हमारा रेस्पॉन्सेस आता है। ठीक है, अभी देखो, द लर्निंग थ्योरी ऑफ थॉर्नडाइक रिप्रेजेंट्स द ओरिजिनल एसआर फ्रेमवर्क। देखो कुछ हाईलाइट कर रही हूँ फटाफट से, जो पेपर में कल आ सकता है उसी चीज के ऊपर भी हाईलाइट कर रही हूँ। क्या है चीज ना, ये बोला गया क्या ना, ये जो लर्निंग थ्योरी है, थॉर्नडाइक का थ्योरी हो गया, पैवलोव का थ्योरी, स्किनर, ब्रूनर, वाइगोट्स्की, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन्स हैं जो कि लर्निंग एंड टीचिंग पेपर के लिए एक इम्पॉर्टेंट सा एक्सपीरियंस क्रिएट कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल क्रिएट कर रहे हैं जिसके बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स रिसीव करता है कुछ चीज़, ऑर्गेनिजम्स लर्न करता है कुछ चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, द लर्निंग थ्योरी ऑफ थॉर्नडाइक रिप्रेजेंट्स द ओरिजिनल एसआर एसआर फ्रेमवर्क ऑफ बिहेवियरल साइकोलॉजी। अभी क्या मैंने बोला? एसआर फ्रेमवर्क। एसआर क्या हो जाएगा बताओ? अभी समझाया था। एस फॉर एस फॉर एस फॉर क्या बनेगा? स्टिमुली। एस फॉर क्या बनेगा? स्टिमुली। स्टिमुली बना तो स्टिमुली के ऑपोजिट में क्या आएगा? रेस्पॉन्स। एस फॉर स्टिमुली, रेस्पॉन्स, आर फॉर रेस्पॉन्स। तो ये कौन सा फ्रेमवर्क बना ना? स्टिमुली रेस्पॉन्स फ्रेमवर्क। स्टिमुली रेस्पॉन्स फ्रेमवर्क और बिहेवियरल साइकोलॉजी। बिहेवियरल क्यों बोला गया? बिकॉज जैसे ही आपके पास स्टिमुली मिलता है ना, सपोज ये आपका बॉडी है, ठीक है, बॉडी कुछ रिसीव कर रहा है आउटसाइड से, तो ये स्टिमुली है। स्टिमुली के बेसिस पे आप जो देते हो ये रिस्पॉन्स है। ये आपका बॉडी बॉडी जो रिसीव किया स्टिमुली, उसके अकॉर्डिंग जो आप शो करते हो या मतलब जो भी रेस्पॉन्सिवनेस होता है वो रेस्पॉन्सेस है। तो ये कौन सा फ्रेमवर्क बना? एस आर फ्रेमवर्क, स्टिमुलस रेस्पॉन्स फ्रेमवर्क और बिहेवियरल साइकोलॉजी। बिकॉज आपके ये ब्रेन में सब कुछ चलता है, कंट्रोल किसके पास है? ब्रेन के पास है। एंड ये आपके बिहेवियर में शो होता है, इसलिए इसको बिहेवियरल साइकोलॉजी बोला गया है। बिहेवियरल साइकोलॉजी। तो ऑल टोटल बोल सकते हैं कि लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ, इसके अकॉर्डिंग एज पर द थॉर्नडाइक, इनके अकॉर्डिंग क्या है ना, लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ, लर्निंग कैसे होता है ना, ये एसोसिएशन ऑफ और एसोसिएशंस फॉर्मिंग बिटवीन स्टिमुली एंड रिस्पॉन्सेस। लर्निंग कैसे होगा? तो हम ऐसे फॉर्मूलाज बना सकते हैं यहाँ पे ना, एल इक्वल्स टू, एसोसिएशन बोला गया दैट मीन्स एडिशन, स्टिमुली प्लस रेस्पॉन्सेस, स्टिमुली प्लस रेस्पॉन्सेस, तो स्टिमुली प्लस रेस्पॉन्सेस इक्वल्स टू लर्निंग। तो लर्निंग क्या हो गया ना, इट इज एसोसिएशन, इट इज एन एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुली एंड रेस्पॉन्सेस। सच एसोसिएशन और हैबिट्स बिकम strengthened और weakened by the nature and frequency of stimulus response pairing। देखो, एक चीज कब हैबिट बनता है? जब उसको हम बार बार करते हैं। तो बार बार सेम स्टिमुली आने से बार बार सेम रेस्पॉन्स दोगे, तो सेम स्टिमुलिस का सेम रेस्पॉन्सेस आता है। तो बार बार प्रैक्टिस करने से हमें एक्सपीरियंस मिलेगा, तो सेम स्टिमुलिस से सेम रेस्पॉन्स आएंगे। तो दोनों के एसोसिएशन से हमें पता चलेगा कि ये बिहेवियर स्ट्रेंथन, मतलब आपके अंदर पूरा फिक्स्ड हो गया या वीकेंड है जो ये रिलीज हो जाएगा या रिमूव हो जाएगा। अगर देखो, मुझे क्या मिला कि आप एज ए टीचर क्या करोगे? बच्चों को आस्किंग सम क्वेश्चंस अबाउट सम टॉपिक। ठीक है, मैं कुछ टॉपिक के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछती हूँ। जो बच्चों को पता है वो ऑलवेज आंसर देते हैं। अगर मैं उनको रीइंफोर्स ना करूँ, पॉजिटिवली उनको सपोर्ट ना करूँ, तो क्या उनका आंसर अगेन एंड अगेन आएगा? नो। सो दैट हमें हमेशा क्या करना चाहिए? स्टिमुली, मेरा क्वेश्चंस आपके लिए स्टिमुली है, अभी आपका आंसर मेरे लिए रेस्पॉन्स है। स्टिमुली के ऑपोजिट में रेस्पॉन्स मिलता है। तो इसको स्ट्रेंथन करने के लिए, फिक्स्ड करने के लिए हमेशा मुझे सपोर्ट या रीइंफोर्समेंट करना पड़ेगा, रीइंफोर्स्ड करना पड़ेगा। क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी जितना हाई होगा, स्टिमुली का फ्रीक्वेंसी जितना हाई होगा, हैबिट्स उतने क्या हो जाएंगे? फिक्स्ड होंगे या रिमूव्ड होंगे? जितना फ्रीक्वेंसी हाई होगा, बार बार सेम स्टिमुली आएगा, फिक्स्ड होंगे हैबिट्स और रिमूव्ड हो जाएंगे। कौन सा होगा बताओ? मैं अगर एक स्टिमुली दे रही हूँ, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन पूछा,
सेम टाइप का क्वेश्चंस अगर मैं बार बार पूछती हूँ तो आपका जो रिस्पॉन्स है वो पॉजिटिवली हमेशा रहेगा या वो रिमूव हो जाएगा? बोलो। इट विल बी फिक्स्ड, इट विल बी फिक्स्ड, राइट, इट विल बी फिक्स्ड। ये लॉन्गर पीरियड के लिए फिक्स्ड हो जाएगा। अभी देखो ये कौन है, इनका थ्योरी का नाम क्या है? ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ठीक है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी और ट्रायल एंड एरर लर्निंग बोल सकते हो। ये लर्निंग थ्योरी है इसलिए लर्निंग भी बोला जाता है। थॉर्नडाइक के थ्रू हुआ। अभी देखो थॉर्नडाइक कैसे दिखते थे, ठीक है, दिस इज द पिक्चर ऑफ थॉर्नडाइक। सो थॉर्नडाइक क्या दिया है देखो, describes an organism's attempts to learn or solve a problem by trying alternative possibilities until a correct solution or desirable outcome is achieved। क्या बोला गया, लाइन बहुत अच्छा है। एक ऑर्गेनिज्म कब तक एक काम को पूरा करने के लिए अटेम्प्ट लेता है? जब तक उसको उस प्रॉब्लम का या काम का सल्यूशन ना मिल जाए, प्रॉपर सल्यूशन एंड सेटिस्फैक्शन ना मिल जाए, तब तक वो ट्राई करता है, तब तक वो अटेंड करता है, ऑल्टरनेटिव जो पॉसिबिलिटीज हैं उसको लेने को ट्राई करता है। तो डिस्क्राइब्स, थॉर्नडाइक ने क्या डिस्क्राइब किया ना, थॉर्नडाइक डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ऑर्गेनिजम्स अटेम्प्ट्स टू लर्न, ऑर्गेनिज्म अटेम्प्ट कर रहे हैं लर्न करने के लिए या प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बाय ट्राइंग, बहुत सारा कोशिश कर रहे हैं। क्या कोशिश कर रहे हैं ना, ऑल्टरनेटिव पॉसिबिलिटी, जितने भी ऑल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज हैं, अंटिल ए करेक्ट सोल्यूशन और डिजायरेबल आउटकम इज अचीव्ड। जब तक एक करेक्ट सोल्यूशन ना मिल जाए या फिर डिजायरेबल आउटकम रिजल्ट ना मिल जाए, जो मैं चाहती हूँ वो रिजल्ट जब तक ना मिल जाए तब तक, ठीक है। यूजुअली इसमें क्या क्या आते हैं देखो, पॉइंट्स को बहुत शॉर्टकट किया गया है। यूजुअली इसमें क्या होते हैं, ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, बहुत सारे अटेम्प्ट्स होते हैं। देखो जितना अटेम्प्ट्स ले रहे हो, अटेम्प्ट्स कब तक लेते हो, जब तक आपके गलतियों का सुधार ना मिल जाए, एरर्स कम ना हो जाए। तो ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, ये नंबर ऑफ एरर्स बिफोर करेक्ट बिहेवियर इज लर्न। जब तक आपको सही बिहेवियर ना मिल जाए, हैबिट ना मिल जाए, जब तक आपको सही रिजल्ट ना मिल जाए, तब तक आप क्या करते हो, अटेम्प्ट्स लेते हो एंड उसके जो गलतियां होते हैं उस पर काम करते हो। सेकेंड पॉइंट, हमें जो हर बार अटेम्प्ट्स लेना पड़ता है ना, उससे पहले हमें एक गोल अचीव करने के लिए गोल फिक्स करना पड़ेगा। गोल फिक्स करना पड़ेगा, उसके लिए क्या चाहिए, मोटिवेशन। मोटिवेशन, गोल फिक्स करके उसके लिए मोटिवेशन चाहिए, टू अचीव ए गोल, टू अचीव ए गोल। एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन क्या है, आइदर रैंडम और पर्पसफुल। एक्सप्लोरेशन हम कैसे कर सकते हैं, एक्सप्लोर कैसे कर सकते हो ना, ये बार बार आप प्रैक्टिस करके कर सकते हो, एक्सपीरियंस हो जाएगा, या फिर पर्पसफुल, कोई पर्पस के लिए कर सकते हो, फिक्स पर्पस के लिए कर सकते हो। अदरवाइज रेंडमली कर सकते हो। रेंडमली मतलब कभी आप ट्राई कर रहे हो, ट्राई करते करते आपका एक्सप्लोरिंग हो गया, कभी आप ट्राई करते करते आपका एक्सप्लोरिंग हो गया। तो एक्सप्लोरेशन आइदर रैंडम और पर्पसफुल, आइदर रैंडम और पर्पसफुल। रिवार्ड्स क्या है देखो, रिवार्ड क्या है, अगर आपको रिवार्ड्स लेना ही है तो पॉजिटिव एंड करेक्ट, कोई काम का करेक्ट सोल्यूशन देना पड़ेगा, करेक्ट, द करेक्ट रेस्पॉन्स इज रिवार्डेड। जो सही होगा, आप किसको रिवार्ड्स देते हो, जो अच्छा काम करता है, पॉजिटिव एंड सही काम करता है उसको ही आप रिवार्ड देते हो। तो मैंने जितने भी अटेम्प्ट्स लिए, जब तक मेरा सही काम नहीं हो रहा या सही रिजल्ट्स नहीं आ रहे या डिजायरेबल आउटकम्स नहीं आ रहे, तब तक मुझे कोई भी रिवार्ड्स नहीं मिलेगा। तो रिवार्ड कब मिलेंगे ना, करेक्ट रेस्पॉन्स इज रिवार्डेड व्हिच विल लीड टू रिपीट परफॉर्मेंस ऑफ द करेक्ट रेस्पॉन्स। अगर देखो मैंने एक बार एक काम करते करते कुछ सही कर दिया, दिस वन इज द करेक्ट वन, ओके, उस रेस्पॉन्स को मैं क्या करूंगा, मैंने एक बार सही कर दिया ना, तो मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊंगी, मैं क्या हो जाऊंगी, कॉन्फिडेंट हो जाऊंगी एंड रिपीटेडली आई विल ट्राई दिस, रिपीटेडली आई विल ट्राई दिस, मतलब वही सही रेस्पॉन्स को मैं ट्राई करूंगी कि नहीं, इस बात तो मुझे पता चल गया क्या करना है। वैसे ही सिचुएशंस अगर बार बार आते हैं तो मैं सेम रिपीट करूंगी, सेम रिपीट करूंगी, ठीक है। So which will lead to repeat performance of the correct response, strengthening the association between the behavior and its outcome। अभी मैंने बोला जब हम कोई चीज को रिपीटेडली प्रैक्टिस करते हैं या परफॉर्म करते हैं, वो चीज फिक्स्ड हो जाता है, इट विल बी फिक्स्ड, सो दैट हम किसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं या फिक्स कर रहे हैं, उसको पावरफुल बना रहे हैं ना, एसोसिएशन बिटवीन द बिहेवियर, पर्टिकुलर जो बिहेवियर हमारा आना था वो, एंड उसके साथ उसका रिजल्ट, उसके साथ उसका रिजल्ट। वंस लर्न बिहेवियर विल यूजुअली बी परफॉर्म क्विकली। जब हम एक चीज सीख जाते हैं, ठीक है, अटेम्प्ट्स लिया एंड हम सीख गए, फिक्स्ड हो गया,
तो उसी सही चीज को ही हम बार बार रिपीट करते हैं और गलतियां हमसे होती नहीं है। तो ये बोला गया, वंस लर्न्ड बिहेवियर विल यूजुअली बी परफॉर्म्ड क्विकली एंड विथ फ्यूअर एरर्स। जब हम कोई काम को सीख गए तो हमारे पास और गलतियां नहीं होती है, गलतियां धीरे धीरे क्या हो जाता है ना, कम हो जाता है, गलतियां धीरे धीरे कम हो जाता है। अभी देखो नेक्स्ट, थॉर्नडाइक्स पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट। थॉर्नडाइक का कौन सा एक्सपेरिमेंट है? पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट। अगर क्वेश्चन में कभी आया कि हु डिस्कवर्ड द पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट, क्या बोलोगे? ऐसा क्वेश्चन आ चुका है उस स्टेट के पेपर में, वो एसएसटीईटी में आ चुका है। थॉर्नडाइक, ठीक है। आपको ऑप्शन में बहुत कुछ रहेगा, थॉर्नडाइक रहेगा, पैवलोव रहेगा, वाइगोट्स्की रहेगा एंड स्कीनर रहेगा। याद रखना, स्कीनर का एक्सपेरिमेंट भी बॉक्स में ही हुआ था, स्कीनर का एक्सपेरिमेंट भी बॉक्स में हुआ था। वो एक्सपेरिमेंट किसके साथ किया था? रैट के साथ, चूहे के साथ एक्सपेरिमेंट किया था, चूहे के साथ एक्सपेरिमेंट हुआ था एंड पिजन के साथ एक्सपेरिमेंट हुआ था। किसने किया? स्कीनर ने किया। बट थॉर्नडाइक का एक्सपेरिमेंट डॉग के साथ हुआ था एंड कैट के साथ हुआ था। बट सक्सेसफुल कौन सा हुआ? कैट वाला हुआ। सक्सेसफुल कौन सा हुआ? कैट वाला हुआ। सो थॉर्नडाइक का पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट स्कीनर से भी पहले आया था। सो दैट व्हिच वन इज द फर्स्ट पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट? व्हिच वन? स्कीनर और थॉर्नडाइक? स्कीनर और थॉर्नडाइक? बोलो। थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक समझ आना चाहिए कि कौन सा हो रहा है। थॉर्नडाइक का पहले हुआ था, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, थॉर्नडाइक पुट ए हंग्री कैट। अभी तो बोलोगे मैम कैसे डायग्राम हो गया? अभी देखो ये डायग्राम ऐसा है, यहाँ पे थोड़ा डायग्राम दिख रहा है, देखो ये क्या है, एक बॉक्स हमने लिया हुआ है, ठीक है। सोचो ये बॉक्स है, वेट अ सेकंड, ये बॉक्स है हमारा, ये बॉक्स ऐसा फिक्स्ड हो गया, ठीक है। ये मेरा बॉक्स है। अभी बॉक्स में एक पोर्शन में मैंने क्या किया, लीवर मतलब जो होता है आपका, हम इसको हुड़का भी बोलते हैं या फिर हम बोलते हैं कि जो बंद करने के लिए होता है, गेट को बंद करने के लिए, दरवाजे को बंद करने के लिए, डोर को बंद करने के लिए जो हम एक की जैसा रखते हैं, की नहीं ताला जैसा बोल सकते हो, लॉक जैसा रखते हैं, वो बोल सकते हो, लीवर बोलते हैं इसको। LEVER, LEVER, लीवर बोलते हैं, ठीक है। ये डॉग के सॉरी कैट के एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, एक ऐसा बॉक्स ले लिया एंड बॉक्स में ऐसा लीवर था एंड एक हंग्री कैट को यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। हंग्री कैट एक मतलब बहुत भूखा बिल्ली है, 3-4 दिन से उसको कुछ खाना नहीं मिला है एंड उन्होंने क्या किया, वैसा एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। उनको लेके, उस बिल्ली को लेके उन्होंने क्या किया, इस बॉक्स में डाल दिया एंड बिल्ली का तो फेवरेट खाना है फिश, तो उन्होंने स्टिमुली क्या दिया आउटर से, फिश, ठीक है। तो अभी बोलो हंग्री कैट क्या करेगा? बिल्ली क्या करेगा? बिल्ली क्या करेगा? बोलो बोलो, सोचो जल्दी। बॉक्स बंद है, बॉक्स बंद है, ट्राई करे बॉक्स को ओपन करने के लिए। बिल्ली बहुत सारा अटेम्प्ट्स लेगा, ही विल ट्राई टू अटेंड द बॉक्स, ओके ओपन द बॉक्स, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, मुझे भूख लगा है, तो मैं कहीं से भी खाना मिलेगा खाऊंगा ना, बहुत भूख लगा है। सो यहाँ पे कैट क्या ट्राई करेगा ना, कैट मैक्सिमम टाइम उसके पॉज जो होते हैं, पॉज जो होते हैं या फिर क्लॉ, उसके जो नाखून होते हैं उससे वो स्क्रैच करेगा अपने वर्ल को, बॉक्स के वर्ल को स्क्रैच कर रहा है कि कुछ तो ओपन हो जाए कैसे भी। बट हमेशा वो फेल्यूर हो रहा है, उसको चोट भी लग जाता है, वो ऐसे ही उसमें घूमते रहता है, रन करते रहता है, ट्राई करता है कि किधर से भी ओपन हो जाए। सडनली आफ्टर मेनी ट्रायल्स, इतने टाइम उसको फॉल्स रेस्पॉन्स मिले, एरर्स कर रहा था, सडनली ही विल ट्राई और द कैट विल ट्राई टू ओपन द लीवर एंड सडनली या फॉर्चुनेटली हम बोल सकते हैं ये ओपन हो गया एंड वो आउटसाइड आ गया एंड ईट द फिश। जो भी उसके पास था खाना, स्टिमुली उसका, उसके अकॉर्डिंग उसने रिस्पॉन्स दिया कि वो बहुत मैक्सिमम ट्रायल्स के बाद ओपन कर लिया बॉक्स को एंड बाहर चला गया, खाना खा लिया, फिश खा लिया। अभी बोलो ये इतने ट्रायल्स के बाद जो एरर्स थे, वो तो इतने एरर्स कर लिया, फिर एक बार में वो क्या किया, नहीं इतने ट्रायल्स के बाद एक बार ऐसा आया जो उसने लीवर ओपन कर लिया एंड फिश खा लिया। इसके बाद अगर सेम सिचुएशन, सेम बिल्ली को हम रखते हैं बॉक्स में, क्या एरर्स होंगे? और क्या एरर्स होंगे? और एरर्स होंगे क्या? सेम बिल्ली है, उसको भूख लग रहा है, फिर से मैं एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर रही हूँ, क्या एरर्स होंगे? अभी बिल्ली एरर्स ले करेगा और
नो, बस इतना समझना है, ठीक है, कि जितना मैक्सिमम हम ट्रायल करते हैं उतना ही हमारा एरर होने का जो प्रॉब्लम्स आते हैं या एरर्स होते हैं वो रिड्यूस होता है। एंड वी विल ट्राई मैक्सिमम वेज बिफोर द लास्ट अटेम्प्ट। लास्ट अटेम्प्ट से पहले हम बहुत ट्रायल्स लेते हैं, बट वन लास्ट अटेम्प्ट इट विल शो यू दैट द परफेक्ट आउटकम इज देयर एंड इट विल गेन बाय यू। सो ये आपको मिल जाता है, एक परफेक्ट टाइम आता है जब आप बहुत सारे ट्रायल्स के बाद उसको कर लेते हो एंड आउटकम्स बहुत अच्छा आता है। उसी से पता चला कि एरर्स धीरे धीरे कम हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। एंड जितना टाइम एक कैट फर्स्ट ले रहा था एक बॉक्स को ओपन करने के लिए, फिश को ईट करने के लिए, उससे बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया विद टाइम, क्योंकि वो मैक्सिमम ट्रायल्स करके सीख चुका है कैसे बॉक्स ओपन करते हैं। अभी अगर सेम कैट को मैंने बॉक्स में डाल दिया तो उसके पास आइडिया है, एक्सपीरियंस है कि वो फटाक से लीवर को ओपन कर देगा एंड ईट कर लेगा फिश को। इतना ही चीज उन्होंने बताया था, ठीक है। तो ये हम कहाँ से सीख रहे हैं, तो हम अगर बाई चांस मैं बोल रही हूँ कि एक बच्चा पढ़ता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ता, तो हमेशा उसको हम डांटते हैं, कभी उसको पढ़ाई समझा दो। एंड एक बार उसने बहुत ट्राई करने के बाद वो 20 से 20 रख लेता है, सो कॉन्फिडेंट हो जाएगा, उसको पता चल गया कि कैसे पढ़ने से उसके पास ज्यादा रिटेंशन पावर आएंगे, ज्यादा वो कैरी करेगा, कैसा लिखना है तो मार्क्स बढ़ेंगे, तो उसके बाद जितने भी एग्जाम्स आएंगे वो अच्छा करेगा, ही विल परफॉर्म वेरी गुड, वेरी नाइसली। तो ऐसा चीज होता है, ये कंसेप्ट वही बताता है। ये देखो स्टिमुली के अकॉर्डिंग हम रेस्पॉन्सेज दे रहे हैं, यही चीज है। अभी देखो इस लाइंस को पढ़ते हैं। थॉर्नडाइक पुट ए हंग्री कैट इन ए पजल बॉक्स, प्लेस्ड फीस जस्ट आउट ऑफ रीच, जो वो पा नहीं सकता, बाहर रखा गया, कैट के पहुंच से बाहर रखा गया है फिश को। अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट, एट द फर्स्ट द कैट टू एस्केप फ्रॉम द बॉक्स थ्रू ट्रायल एंड एरर, रैंडम वॉलंटरी मूवमेंट्स, बहुत मैक्सिमम ट्रायल कर रहा है, निकलना है निकलना है निकलना है, कैसे मैं बच जाऊं यहाँ से एंड मैं बाहर जाके खाऊं, तो बहुत सारा ट्राई कर रहा है, एरर्स हो रहे हैं, गलत हो रहा है। इवेंचुअली द कैट एक्सीडेंटली, कैट ने क्या किया, एक्सीडेंटली पुल द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बोल सकते हो या लीवर बोल सकते हो, लीवर को खींच दिया या स्ट्रिंग को खींच दिया एंड एस्केप फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स से निकल गया, सो दैट इट कुड रीच इट्स reinforcement, that is a fish। तो उसको रिवार्ड क्या मिला, reinforcement मतलब वन काइंड ऑफ रिवार्ड, तो उसका पॉजिटिव रिवार्ड था फिश। तो उसका रेस्पॉन्स आया कि स्टिमुली मेरे सामने है, मुझे यहाँ से निकलना है, रिवार्ड क्या मिलेगा, मुझे खाना, रिवार्ड क्या मिलेगा, मुझे खाना। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आता है, when the cat was put back in the box once again it went through a series of incorrect response before pushing the lever। देखो मैं फिर से बिल्ली को अभी डाल रही हूँ, बैक कर रही हूँ बॉक्स के अंदर, ठीक है, वो जितना गलती कर रहा था लीवर खोलने से पहले तक, अभी क्या होगा, प्रोग्रेसिवली वो वर्क बहुत क्विकर करेगा एंड लीवर को ओपन करेगा, आउटसाइड आ जाएगा, खाना ले लेगा। सो ये जो इनकरेक्ट बिहेवियर्स था ये करेक्ट हो चुका है। Incorrect behaviors now it's very quickly happened and it is correct now, ठीक है, ये करेक्ट हो चुका है, इट इज नॉट इनकरेक्ट एट ऑल, ये अभी इनकरेक्ट बिल्कुल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलो, फीचर्स ऑफ ट्रायल एंड एरर लर्निंग। फीचर्स क्या है, देखो लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस, जैसे लर्निंग हमने पढ़ा था, लर्निंग इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस, तो वैसे ही बोला गया कि लर्निंग तो ग्रेजुअल प्रोसेस है, बट लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर, हम गलतियां करते हैं उसी से सीखते हैं, एरर्स होते हैं उसको रेक्टिफाई करते हो तभी जाके सीखते हो। तो लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस। फॉर लर्निंग टू ऑकर द लर्नर मस्ट बी डेफिनेटली मोटिवेटेड। अगर लर्निंग को करना ही है, जैसे कि आप लोग कुछ बच्चे होंगे जो स्टार्टिंग डेज से ही पढ़ते हो, that means you know that how much that education is important for you and how much motivation is important for you to achieve the goal in coming time। तो ये आपको पता है, so that you need motivation in daily basis, so that when you motivated you get all things easily, quickly, you performed all the functions very quickly, generously, ठीक है, इतना ही चीज होता है। For learning to occur the learner must be definitely motivated। that means क्या हो गया कि एक लर्नर को अगर कुछ लर्निंग करना है तो उसके लिए उसको हमेशा मोटिवेटेड रहना चाहिए। जब आप डिमोटिवेटेड हो जाते हो आपसे कुछ नहीं होता, प्रॉपरली आप कुछ चीज़ों को हैंडल भी नहीं कर पाते हो, अब पूरा क्या हो जाते हो, सैड सैड सा हो जाते हो, ठीक है। द लर्नर मेक्स रैंडम एंड वेरिएबल रेस्पॉन्सेस, लर्नर को हमेशा ट्राई करना चाहिए,
जितने भी स्टिमुलस है उसके अकॉर्डिंग रैंडम जितना भी वो ट्राई करना चाहता है करना चाहिए, जितने भी वेरिएबल रिस्पॉन्सेस वो दे सकता है सब देना चाहिए, ताकि उसमें से उसको एक सही रिस्पॉन्स मिले जो कि बहुत ही अच्छा आउटकम दे। नेक्स्ट, सम रिस्पॉन्सेस लीड टू द गोल। अभी मैंने बोला उसमें से कुछ रिस्पॉन्स ऐसे होंगे जो आपको गोल तक पहुंचाएंगे या फिर पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट, सम रेस्पॉन्सेज डू नॉट लीड टू द गोल। कुछ रेस्पॉन्स होंगे जो गोल तक पहुंचाएंगे, कुछ रेस्पॉन्स होंगे जो आपको इरिटेट करेंगे, जो रॉन्ग होते जाएगा एंड हमेशा आप कंसेप्ट को रॉन्गली लोगे। विथ इंक्रीजिंग द ट्रायल, जितना बार आप ट्रायल लेते हो मतलब इंक्रीज करें उसके नंबर्स को, सेटिस्फाइंग रेस्पॉन्सेस आएगा। एंड एक टाइम ऐसा आएगा जब आप सेटिस्फाइड हो जाओगे आपके रिजल्ट से, रेस्पॉन्स से, एंड उसको आप फिक्स्ड करोगे, स्ट्रेंथन करोगे। द टाइम टेक टू परफॉर्म द टास्क डिक्रीजेस विद द सक्सेसिव ट्रायल्स। देखो, मैं एक बार अपने एम तक पहुंच गई तो वैसे ही मुझे नेक्स्ट 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 और भी एम्स क्रिएट करने वहां तक पहुंचने हैं, तो मैं क्या करूंगी, ट्रायल्स लूंगी। तो ये जो टाइम टेकिंग था, टाइम टेकन जो प्रीवियसली मैंने जो वर्क किया उसके लिए जो वर्क डन के लिए टाइम टेकन था वो रिड्यूस होते जाता है आफ्टर ट्रायल्स, मैक्सिमम ट्रायल्स एंड सेटिस्फाइंग रिजल्ट्स। सेटिस्फाइंग रिजल्ट्स, क्या हम इतना क्लियर हैं? ओके, चलो अभी देखो थॉर्नडाइक्स का लॉ क्या है। थॉर्नडाइक्स लॉज ऑफ लर्निंग, मतलब देखो लॉ कुछ है यहाँ पे, है। तो यहाँ पे ना आपके पास जो नॉर्मल लॉज हैं, देखो ये नॉर्मल लॉज है, फिर उसके बाद सब ऑर्डिनेट लॉज आते हैं, सब ऑर्डिनेट लॉज आते हैं। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके समझा रही हूँ, सारे लॉज का नाम याद रखना। एंड इसी से एग्जाम से मैं बोल दूँ, सबसे एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आते, ये सीटेट का ये के लिए बोल रही हूँ, ये तीन से जरूर आएंगे। ये तीन जो पॉइंट्स हैं, द लॉ ऑफ रेडीनेस, द लॉ ऑफ एक्सरसाइज, द लॉ ऑफ इफेक्ट। द लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, द लॉ ऑफ इफेक्ट। ठीक है, अभी क्या है द लॉ ऑफ इफेक्ट, मतलब क्या होता है, जो भी आपका रिएक्शन होता है। इफेक्ट मतलब आप जो रिएक्शन, किसी चीज से आप बहुत ज्यादा इफेक्टेड हो तो आप उसका रिस्पॉन्स दोगे। इमोशनल रिएक्शंस ऑफ द लर्नर, ये पॉजिटिव आउटकम आने से क्या होता है, आपको बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथन मिलती है। हाँ, मैं और एक बार ट्राई कर सकता हूँ, मैं बार बार ऐसे सिचुएशन में ट्राई करूंगा, दैट इज अ लॉ ऑफ इफेक्ट। अगर मैं बोलूँ लॉ ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज मतलब होता है प्रैक्टिस, मतलब मुझे एनकरेजमेंट चाहिए कि मैं बार 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 प्रैक्टिस कर सकूं। तो एनकरेजमेंट क्या देता है ना, रिपीटेशन करने के लिए, बार बार ट्राई करने के लिए। तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, वैसे ही होता है प्रैक्टिस मेक्स ए लर्नर परफेक्ट। यहाँ पे गुड लर्नर बनाने के लिए, कुछ चीज़ों को हासिल करने के लिए हमें ट्राई करना चाहिए। लास्ट वन, द लॉ ऑफ रेडीनेस, मतलब क्या है ना, फिजिकली, मेंटली, बॉडीली हमें तैयार रहना चाहिए हर एक सिचुएशन के लिए। हमें अपना बैलेंस नहीं खोना चाहिए एंड वी आर रेडी टू अटेम्प्ट एनीथिंग। वी हैव टू मेंटेन आवर फिजिकल, मेंटल एंड बॉडीली हेल्थ। जो भी इश्यूज होते हैं उसको सॉल्व आउट करके हमें मेंटेन रखना चाहिए। तो ये तीन पॉइंट्स था। अभी देखो इसको पढ़ते हैं, लॉ ऑफ रेडीनेस है, ठीक है। द लॉ स्टेट्स दैट व्हेन ए कंडक्शन यूनिट इज रेडी टू कंडक्ट, देखो आप रेडी हो कुछ करने के लिए तो आपको क्या बोला गया, कंडक्शन यूनिट, ठीक है। आप कुछ चीजों को करने के लिए रेडी हो, फॉर इट टू डू सो इज सेटिस्फाइंग। व्हेन ए कंडक्शन यूनिट इज नॉट रेडी, देखो आप जब तैयार हो तो आपको करने में मजा आता है, कोई भी काम करने में मजा आता है, ठीक है। उसके रिजल्ट्स अच्छे ही आएंगे क्योंकि आप एंजॉय कर रहे हो ना, तो आपका रिजल्ट्स अच्छे ही आएंगे बिकॉज यू फील दैट आप सेटिस्फाइंग हो, सेटिस्फाइड हो गया। बट वेन यू आर नॉट रेडी टू डू, जब आप रेडी नहीं हो कुछ करने के लिए, तो ये आपको बोरिंग लगेगा, एनोइंग लगेगा, बहुत ज़्यादा एंजाइटी देगा, बहुत टेंशन देगा। इतना ही पॉइंट है, ठीक है, इतना ही पॉइंट है। दैट इज लॉ ऑफ रेडीनेस। तो लॉ ऑफ रेडीनेस हमेशा क्या होता है ना, मेंटली बहुत ज़्यादा आपको टॉर्चर करता है, बोल सकते हो कि बच्चों को कभी कभी होता है कि वी हैव टू पार्टिसिपेट सम इवेंट, इन सम इवेंट, बट वी आर नॉट रेडी टू डू सो। सो हम उसको करने के लिए तैयार नहीं है, बट हमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें होती रहती हैं। जैसे आप लोग किसी चीज़ में जाना नहीं चाहते हो एंड आपको पार्टिसिपेट करना पड़ता है, तब आप इरिटेट हो जाते हो। जब आप पूरा रेडी रहते हो आप सेटिस्फाइड हो जाते हो। तो ये चीज़ बोला गया लॉ ऑफ रेडीनेस में। इतना ही पॉइंट है। अभी क्लासरूम एप्लीकेशन में डायरेक्ट आना, ये जो रेड लाइन है ना, रेड सेंटेंसेस है, इतना लिखना है आपको। इसके बाद डायरेक्टली जंप करना है यहाँ पे, क्लासरूम एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ रेडीनेस। मतलब क्लासरूम में हम कैसे अप्लाई करेंगे इस लॉ को। टीचर मस्ट वेट टिल लर्नर इज रेडी टू लर्न, गिव एक्सपीरियंस हेल्प टू एनहांस रेडीनेस। देखो कुछ बच्चे होंगे, जब आप क्लासरूम में जाते हो तो हम लोग कभी कभी होते हैं ना, मैम हाउ टू कंट्रोल स्टूडेंट्स, कैसे कंट्रोल करें, ठीक है। तो समटाइम्स वी नीड
some specific reinforcement, rewards और positive words to enhance their motivation. उनके motivation को बढ़ाने के लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा. We have to draw their attention first. ठीक है, उनको रेडी करने के लिए, उनको बॉडीली मेंटली रेडी करने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है. तो टीचर मस्ट वेट टिल लर्नर इज रेडी. हमें तब तक मतलब वेट करना पड़ेगा एज ए टीचर जब तक लर्नर रेडी नहीं हो जाता. एंड उनको अगर रेडी करवाना है क्विकली तो अपना एक्सपीरियंस बताओ, कैसे आप अपने रेडीनेस को बढ़ाते हो या फिर आप एनहांस करते हो कोई चीज़ों को. उनके लिए छोटे छोटे से टेस्ट ले लो. एप्टीट्यूड टेस्ट एक एग्जाम्पल है सब्जेक्ट्स के लिए, जो कि उनके अंदर जो डर है या फिर उनको जो एक टेंशन रहता है कि नहीं करूँगा, बोरिंग सा लगता है, वो चीज़ हट जाएगा. अब देखो लॉ ऑफ एक्सरसाइज. एक्सरसाइज वर्ड मतलब प्रैक्टिस एंड ड्रिल, मतलब हमेशा हमें तैयार होना है तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शन के साथ साथ हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा रिपीटेडली रिपीटेडली रिपीटेडली, तभी जाके स्ट्रेंथन होगा. तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट आ गया द लॉ ऑफ यूज. लॉ ऑफ यूज क्या होता है बताओ? जो स्टिमुली आप बार बार यूज करते हो उसके अकॉर्डिंग आप रिस्पॉन्सेज देते हो. जैसे कि द लॉ स्टेट्स दैट व्हेन ए मॉडिफाइबल कनेक्शन इज मेड बिटवीन ए सिचुएशन एंड रिस्पॉन्स दैट कनेक्शन स्ट्रेंथ इज अदर थिंग बीइंग इक्वल एंड इंक्रीज्ड. अभी देखो एक चीज बोल रही हूँ, आपको जो चीज करना है, आपको जो चीज करना है, सपोज आपको कल एग्जाम देना है, ठीक है, सो यू हैव टू प्रिपेयर फ्रॉम द बिगनिंग डे. आपको पहले से ही प्रिपेयर होना पड़ेगा, स्टार्टिंग डेट से ही. सो अभी आया कि इसको प्रिपेयर करना मतलब लॉ ऑफ यूज. आप कोई चीज को बार बार यूज करो, मतलब सेम स्टिमुली सेम रेस्पॉन्स, सेम स्टिमुली सेम रेस्पॉन्स, क्योंकि मुझे इसका कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाना है. लॉ ऑफ यूज बोला गया ना, इक्वल स्ट्रेंथ देना है, सेम स्ट्रेंथ देना है सेम स्टिमुली को, तब जाके ये कनेक्शन बाय प्रैक्टिस आपके पास आएगा. तो लॉ ऑफ यूज ये एक्सरसाइज के अंदर ही आता है. अभी देखो लॉ ऑफ डिसयूज. द लॉ स्टेट्स दैट व्हेन ए मॉडिफाइबल कनेक्शन इज नॉट मेड बिटवीन सिचुएशन एंड रिस्पॉन्स. देखो एक सिचुएशन है, स्टिमुली है, उसके अकॉर्डिंग आप रिस्पॉन्स देते हो, बट उसके साथ आपका कनेक्शन बिल्डअप नहीं होता. एक बार आपने स्टिमुली का रिस्पॉन्स दे दिया, हो गया, बट आपने रिपीट नहीं किया, बार बार प्रैक्टिस नहीं किया, तो उसका जो कनेक्शन है धीरे धीरे वीक हो जाएगा एंड डिक्रीज हो जाएगा. दिस मीन्स एनी एक्ट दैट इज नॉट प्रैक्टिस फॉर सम टाइम ग्रेजुअली डिकेज, खत्म हो जाता है, ग्रेजुअली डिकेज, ग्रेजुअली डिकेज. ठीक है, अभी देखो लॉ ऑफ एक्सरसाइज स्कूल्स में क्या होगा? More and more opportunities should be given to the students to use and repeat the knowledge they get in the class. देखो बार बार अपॉर्चुनिटी दो ताकि बच्चों को बहुत सारा रिपीटेडली सेम नॉलेज मिले एंड उसके दिमाग में फिक्स्ड हो जाए. टू मेंटेन द कनेक्शन फॉर लॉन्गर पीरियड, मतलब कनेक्शन मतलब स्टिमुलस रेस्पॉन्स का कनेक्शन, इसको कनेक्शनिज्म थ्योरी भी बोलते हैं. स्टिमुलस रेस्पॉन्स का थ्योरी है, स्टिमुलस रेस्पॉन्स कनेक्शनिज्म है. सो दैट जितने बार आप उसको करोगे, प्रैक्टिस करोगे, बार बार बोलोगे, वो आपके माइंड में फिक्स होगा. सो दैट लॉन्गर पीरियड तक चलाने के लिए हमें इसको फिक्स करना पड़ेगा. ड्रिल मतलब प्रैक्टिस होता है. इट इज वन काइंड ऑफ ऐसा ड्रिल, मतलब स्टिमुलस रेस्पॉन्स के अकॉर्डिंग, सेम स्टिमुलस के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्सेस देना, ये बार बार प्रैक्टिस करना, ये इंपॉर्टेंट है. अभी देखो लॉ ऑफ इफेक्ट. कोई भी काम कर लो उसका इफेक्ट रहता ही है. ठीक है, जैसा कि एक स्टिमुली आया तो उसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स भी होगा. So the law states that when a modifiable connection between stimulus response is made, is accompanied by the satisfying state of affairs. मतलब देखो अगर मैं स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के अंदर कनेक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आ रहा है, इफेक्टिव आ रहा है, तो वो क्या करेगा? आपके कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग. अगर इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है वो होने के बाद भी सेटिस्फाइंग रिजल्ट्स नहीं दे रहे, तो आपका इफेक्ट क्या आ जाएगा? वीक. इतना ही बोला गया है. अगर आप किसी चीज को स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथन और इंक्रीज करना चाहते हो तो इन दोनों के कनेक्शंस को अच्छा करो, उसके रिजल्ट्स मतलब इफेक्ट को आप अच्छा लो. इफेक्ट अगर पॉजिटिव आता है तो स्ट्रेंथन होगा, इफेक्ट अगर कम हो जाता है तो डिक्रीज हो जाएगा, या आप स्ट्रेंथ ही उसका कम हो जाएगा. देखो क्या है क्लासरूम में, द क्लासरूम एक्सपीरियंस शुड बी सेटिस्फैक्टरीली एंड प्लीजेंट. अगर मैं बच्चों को इफेक्ट के बारे में बता दूं कि तुम लोग अगर अच्छा पढ़ोगे ना तो तुम लोगों को अवार्ड मिलेगा, आपको प्राइजेस मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा कि इसका इफेक्ट भी बहुत अच्छा है. द क्लासरूम एक्सपीरियंस शुड बी सेटिस्फैक्टरी एंड प्लीजेंट. School experiences and activities must be arranged in such a way the learner must have some degrees of confidence and success in their work.
तो बच्चों को ऐसे पढ़ाना चाहिए जिसका इफेक्ट उनको लगे कि हाँ ये बहुत अच्छा चीज़ है एंड हमें पढ़ना चाहिए, कॉन्फिडेंट हो बच्चे, सक्सेस मिले उनको। स्कूल एक्टिविटीज शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इन इंक्रीजिंग डिफिकल्टी ऑर्डर। हमेशा डायरेक्टली उनको डिफिकल्ट थिंग्स नहीं देना चाहिए, पहले सिंपल दो देन डिफिकल्ट दो। तो ऐसे धीरे 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 सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ डिफिकल्टी लेवल्स को, ऑर्डर्स को बढ़ाना चाहिए। मटेरियल शुड बी प्रोवाइडेड। देखो जितना भी आप पढ़ा रहे हो ना, अगर एक बच्चा समझ नहीं पा रहा है तो उसको एंजॉइंग करवाने के लिए, उस मोमेंट को, लर्निंग को एंजॉइंग करवाने के लिए जितना हो सके पॉसिबिलिटीज में आप क्या दोगे, उसको आइडियाज दोगे, वेराइटीज ऑफ मटेरियल्स दोगे, सो दैट उनका इंटरेस्ट बढ़ा रहेगा। ये हो गया आपका 3 लॉस। अभी देखो सबऑर्डिनेट लॉज क्या है। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स बोला गया, ठीक है। दिस लॉ और द लॉ implies that confronted with a new learning situation the learner responds in a variety of way before arriving at the correct response। तो ये क्या बोला गया, देखो आपको मैंने एक न्यू सिचुएशन में डाल दिया, दिस इज योर न्यू सिचुएशन, ठीक है, न्यू सब्जेक्ट, अभी आपको न्यू सब्जेक्ट्स मिले हैं, तो सब्जेक्ट्स आपके क्या है, न्यू सिचुएशन है। तो उसके अकॉर्डिंग कुछ बच्चों का होगा मैम इतने नोट्स हो जाएंगे, आप बोलोगे कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम हम अपने से नोट्स बनाएंगे, कुछ बच्चे बोलेंगे बुक्स के लिए वेट करते हैं, कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैं बाद में बनाऊंगा या बाद में पढ़ूंगा। तो इतने रेस्पॉन्सेस आ सकते हैं एक सिचुएशन में। जब सिचुएशन का रिजल्ट नहीं पता है तब उसका रेस्पॉन्सेस बहुत वेराइटीज में आता है, बहुत वेराइटीज में उसके रेस्पॉन्स आते हैं। तो इसको बोला गया लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स। लॉ ऑफ एटीट्यूड क्या है, देखो कोई भी टास्क करने के लिए हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पॉजिटिव एटीट्यूड, द लर्नर परफॉर्म द टास्क वेल। कब आप अच्छा रिजल्ट करोगे, जब आपका एटीट्यूड बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है उस टास्क के लिए, सेट रहता है उस टास्क के लिए। हर एक टास्क के लिए अलग अलग एटीट्यूड चाहिए, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ एटीट्यूड। लॉ ऑफ प्रीपोटेंसी ऑफ एलिमेंट। प्रीपोटेंसी ऑफ एलिमेंट मतलब क्या है, पोटेंसी मतलब एनर्जी। कभी अगर कोई न्यू काम करना पड़े तो आप क्या करते हो, उससे पहले आप तैयारी करते हो, आप उस काम को देख के, उस स्टिमुली को देख के ही सोचते हो क्या मैंने इस टाइप का काम किया हुआ है, क्या मेरे पास इसके रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशंस हैं, एलिमेंट्स हैं, या फिर पहले से ही कुछ अगर अच्छे एलिमेंट्स मेरे पास हैं तो मैं उसको यूज करूं क्या। तो ये सारी चीजों को आप यूज करते हो यहाँ पे लॉ ऑफ प्रीपोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स पे। देखो नेक्स्ट और दो है, लॉ ऑफ रेस्पॉन्स बाय एनालॉगी। एनालॉगी मतलब यहाँ पे द लर्नर रेस्पॉन्स टू ए न्यू लर्निंग सिचुएशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पॉन्स मेड बाय हिम इन सिमिलर सिचुएशन। देखो एक सिचुएशन मैंने दिया तो उसका रेस्पॉन्स आप बार बार प्रैक्टिस करते हुए सीख चुके हो, एक रिस्पॉन्स ये है। सेम टाइप का सिचुएशंस अगर आया तो उसका रेस्पॉन्स भी आप दे सकोगे, क्योंकि आपके पास सिमिलर टाइप ऑफ रेस्पॉन्सेस प्रेजेंट है, सिमिलर टाइप ऑफ स्टिमुलीज का रेस्पॉन्सेस प्रेजेंट है। सो आपको पता है कि ऐसे ही अगर सिमिलर टाइप ऑफ स्टिमुलीज आते हैं तो मुझे ये रेस्पॉन्स देना पड़ेगा। तो दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ रेस्पॉन्स बाय एनालॉगी। एनालॉगी मतलब सेम है। लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, अभी देखो द रेस्पॉन्स ऑफ द लर्नर शिफ्ट्स विद सिचुएशन। अभी आप एक कर रहे हो कि स्टिमुली के अकॉर्डिंग आप रेस्पॉन्स दे रहे हो, तो इसका कनेक्शन बनता है एसोसिएशन बिटवीन द स्टिमुली एंड रेस्पॉन्स। बट हमेशा सेम स्टिमुली नहीं होते, कभी कभी स्टिमुली जैसा आता है उसी के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स दोगे। तो इसको बोला गया लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। मतलब ये दोनों चीजों का जो एसोसिएशन है ये चेंज होते रहता है जैसे जैसे आपके स्टिमुली चेंज होते जाते हैं, ठीक है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस दिया गया है, 3-4 पॉइंट्स बस करना है इसका कि थॉर्नडाइक थ्योरी एम्फसाइज द मोर इम्पोर्टेंस टू मोटिवेशन। इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया कि लर्नर्स को मोटिवेटेड करना चाहिए। इन्होंने ज़्यादा फोकस किया इट स्ट्रेसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल रेडीनेस। बच्चों को दिमाग के तौर से या फिर मेंटली रेडी करना पड़ेगा। मीनिंगफुल प्रैक्टिसेस, बार बार पढ़ के उसका मीनिंग ड्रॉ आउट करके उसको लर्न करके अच्छे से सीख के मीनिंगफुल प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इंसेंटिव्स और रिवार्ड्स देने पड़ेंगे अगर बच्चे अच्छे काम करते हैं। द लॉ ऑफ रेडीनेस इम्प्लाइज दैट द टीचर शुड प्रिपेयर द माइंड ऑफ द स्टूडेंट। अभी देखो लॉ ऑफ रेडीनेस क्या बोलता है ना, बच्चों को अगर कोई काम के लिए तैयार करवाना है तो वो लॉ ऑफ रेडीनेस में ही होता है। एंड ये बच्चों के माइंड को तैयार करने का काम किसका है, टीचर्स का है। मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज शुड बी गिवन टू द लर्नर्स। बार बार उनके नॉलेज को यूज करने के लिए स्कूल्स में हम बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज देंगे। रिव्यू ऑफ लर्निंग मटेरियल, जो भी लर्निंग कनेक्शन को, स्टिमुलस रेस्पॉन्स को मेंटेन रखे ऐसे मटेरियल देंगे।
लॉ ऑफ इफेक्ट गिव इंपॉर्टेंस टू मोटिवेशन, जो भी लॉ ऑफ इफेक्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देता है, मोटिवेशन को एंड रीइंफोर्समेंट को। एंड ये जो लर्निंग होता है पास्ट एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, पास्ट एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरी किसका है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी इज सिमिलर टू दैट ऑफ द थॉर्नडाइक, ये थॉर्नडाइक जैसा ही है, सेम टाइप का है। ये भी स्टिमुलस रेस्पॉन्स पे काम करता है, जैसा स्टिमुली रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही रेस्पॉन्सेस आएंगे। एंड क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी वाज गिवन बाय पैवलोव, पैवलोव के थ्रू ये दिया गया था, पैवलोव ने दिया हुआ है इस थ्योरी को। क्या मेरा वॉइस आ रहा है, एम आई ऑडिबल, एम आई ऑडिबल? मैं ऑडिबल हूँ क्या? एम आई ऑडिबल और नॉट? एक कोई बच्चा बोल दो, एम आई ऑडिबल? थ्योरी इज ऑल्सो सेम विथ थॉर्नडाइक्स थ्योरी, थॉर्नडाइक थ्योरी के साथ ये थ्योरी भी सेम है, दैट इज इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन स्टिमुलस रेस्पॉन्स। ये भी स्टिमुलस रेस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है, जैसा स्टिमुली मिलेगा वैसा ही रेस्पॉन्सेस आते हैं। सो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी वाज गिवन बाय पैवलोव, पैवलोव ने ये थ्योरी दिया हुआ है, पैवलोव। सो इसका अदर नेम क्या है, अदर नेम फॉर दिस थ्योरी, देखो अदर नेम फॉर दिस थ्योरी वाज कंडीशन रेस्पॉन्स थ्योरी, अच्छे से समझ लो, कंडीशन रेस्पॉन्स थ्योरी, कंडीशन रेस्पॉन्ड थ्योरी। कंडीशन रेस्पॉन्ड क्या है, मतलब यहाँ पे ना हम स्टिमुली को क्या करें, स्टिमुली के बेसिस पे जो रेस्पॉन्सेस आते हैं ना, रेस्पॉन्स को हम क्या करें कि कंडीशन स्टिमुलस देंगे, कंडीशन रेस्पॉन्स मिलेंगे। मतलब मैं डिजायरेबल चेंजेस चाहती हूँ बिहेवियर में, लर्नर्स के बिहेवियर में अगर डिजायरेबल चेंजेस चाहती हूँ तो उसी डिजायर के बेसिस पे मैं स्टिमुली दूंगी, तो वो कंडीशन हो जाएगा। मैंने एक पर्टिकुलर कंडीशन के बेसिस पे स्टिमुली दिया है, तो उसके ऑपोजिट में मुझे क्या मिलेगा, उसके ऑपोजिट में मुझे रेस्पॉन्सेस मिलेंगे, दैट इज द कंडीशन रेस्पॉन्स। बस इतना ही डिफरेंस है, इतना ही डिफरेंसेस है, ठीक है। किससे, थॉर्नडाइक से। याद रखना थॉर्नडाइक का पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट है, इसका पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट नहीं है। यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन रेस्पॉन्स थ्योरी और क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी बोला जाता है। ये बहुत ही ओल्ड और ट्रेडिशनल थ्योरी था, इसलिए इसको क्लासिकल बोला गया, क्लासिकल बोला गया, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी बोला गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, दिस थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय रशियन फिजियोलॉजिस्ट, किसने दिया, रशियन फिजियोलॉजिस्ट ने दिया, इवन पेट्रोविच पैवलोव। किसने दिया, इवन पेट्रोविच पैवलोव, इवन पेट्रोविच पैवलोव, इवन पेट्रोविच पैवलोव ने 1904 में ये दिया हुआ है। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय इवन पेट्रोविच पैवलोव इन 1904, ठीक है। कंडीशनिंग मतलब क्या होता है ना, कंडीशनिंग का मतलब है मॉडिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिस्पांस, मॉडिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिस्पांस, मॉडिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिस्पांस। आप बोलते हो ना, आपके हेयर्स को आपने कंडीशन किया, कंडीशन लगाया, बिकॉज आपको सिल्क स्मूथ चाहिए, सो दैट आपने उसको कंडीशन किया। तो आपके डिजायर के अकॉर्डिंग जो आपने चेंजेस किया उसी को हमने यहाँ पे मेंशन किया, उसी को हमने यहाँ पे मेंशन किया, तो कंडीशनड है ये कंडीशनड है, ठीक है, कंडीशनड है। अभी चलो नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग का मतलब क्या है ना, कंडीशनिंग इज द प्रोडक्ट ऑफ बिहेवियरिज्म स्टिमुल। कंडीशनिंग होता है कि बिहेवियर में जो भी चेंजेस लाने हैं उसके लिए हम डिजायरेबल स्टिमुली देंगे, जिसके बेसिस पे आपके सेंस ऑर्गन उस स्टिमुली को जब रिसीव करेंगे एंड रेस्पॉन्सेस देंगे, तो बिहेवियर अगर कंडीशनड है तो रेस्पॉन्स भी उसी के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस होगा, ठीक है। दिस गेट द शेप ऑफ कंडीशन बिहेवियर, मतलब मैं पर्टिकुलर चाहती हूँ कि ए प्लस बन जाए, तो ए प्लस बनाने के लिए जितने भी स्टिमुलीज हैं मैं दूंगी, तो ये कंडीशन स्टिमुली है, तो उस कंडीशन स्टिमुली के बेसिस पे मुझे क्या चाहिए, कंडीशन रेस्पॉन्स चाहिए, जैसा हम स्टिमुली देंगे वैसा ही रेस्पॉन्स मिलेगा। एंड मैंने बोला था रेस्पॉन्स किस में शो होता है, बिहेवियर में, इसलिए बिहेवियर्स आपके मॉडिफाइड हो जाते हैं। एंड हमें कैसे सीखना है ये तो हमें पता है, रिपीटेशन, ट्रायल एंड एरर में अभी समझा था, रिपीटेशन के थ्रू, मतलब रिपीटेडली अगेन एंड अगेन करना है, सो ये बिहेवियर में लर्न हो जाएगा, प्रैक्टिस्ड हो जाएगा। दिस टाइप ऑफ लर्न बिहेवियर डिपेंड्स अपॉन द एसोसिएशन ऑफ स्टिमुली एंड रेस्पॉन्स। देखो सेम लाइन लिखा गया है,
ये जितने भी टाइप ऑफ बिहेवियर में चेंजेस आते हैं ना, ये एसोसिएशन से बनते हैं, जोड़ के बनते हैं। किसके किससे जोड़ना है, किसको किससे जोड़ना है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स का ग्रुप बनेगा। कपलिंग किसका होगा, स्टिमुलस रिस्पॉन्स का कपलिंग होगा। तो जैसा स्टिमुली वैसा रेस्पॉन्ड, अगर कंडीशन स्टिमुली कंडीशन रेस्पॉन्ड, अनकंडीशन स्टिमुली अनकंडीशन रिस्पॉन्स। ठीक है, सो अभी हमने इसी को पढ़ा था, दिस थ्योरी ऑफ लर्निंग बाय कंडीशनिंग। Conditioning is also known as theory of connectionism or association. Association. This principle of conditioning was formulated by the Russian physiologist Ivan Petrovich Pavlov in 1904. देखो ये हो गया हमारा एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में क्या है, ये एक्सपेरिमेंट टेबल है। एक क्या क्या इवन पेट्रोविच पैवलोव ने क्या किया, पैवलोव ने एक एक्सपेरिमेंटेशन टेबल लिया। ठीक है, उस टेबल में डॉग को, क्योंकि डॉग बड़ा सा है एंड उसको बहुत ज़्यादा मूवमेंट अगर करेगा हम उसको चेक नहीं कर पाएंगे, उसका स्टिमुली देख नहीं पाएंगे, उसके बिहेवियर में क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको मतलब सीन नहीं कर पाएंगे, ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। सो दैट इसको मैंने फिक्स कर दिया एक्सपेरिमेंटेशन टेबल्स के साथ। ठीक है, अभी क्या किया एक्सपेरिमेंटेशन टेबल्स के सामने, मैंने फिर से हंग्री डॉग को रखा है। अच्छा, अगर कभी भी रिस्पॉन्स मिलता है ना, जैसे देखो ना, अगर ब्लड टेस्ट करवाना रहता है तो प्रॉपरली ब्लड टेस्ट कब होता है, जब आप भूखे रहते हो तो आपको प्रॉपर शुगर हो कुछ भी हो टेस्ट वगैरह सब कुछ हमारा ब्लड टेस्ट खाना खाने से पहले होता है, बिफोर टेकिंग फूड, बिफोर ब्रेकफास्ट और बिफोर टेकिंग फूड होता है। वैसे मैं अगर हंग्री डॉग को, कैट को जैसे रखा था तो उसका रिस्पॉन्सेस अच्छा मिला, वैसे सेम चीज़ है, हंग्री डॉग को रख दिया। अभी बोलो डॉग के सामने मैं खाना लेके आ रही हूँ, तो नेचुरल थिंग है, तो नेचुरल स्टिमुली क्या है, खाना, फूड। नेचुरल रेस्पॉन्स डॉग क्या देगा बताओ, खाना देखते ही क्या रेस्पॉन्स देगा, व्हिच रेस्पॉन्स विल कम फ्रॉम डॉग, क्या आएगा बताओ, he will try to reach to the food. ओके, ये तो रेस्पॉन्स आएगा, बट यहाँ पे है स्टिमुली, जैसे मुझे खाना मिलता है तो मेरे मुंह से क्या आएगा बताओ, पानी, सलाइवेशन, सलाइवेशन, डॉग विल स्टार्ट सलाइवेशन, सलाइवेट करना वो स्टार्ट करेगा, मुंह से उसके पानी आएंगे। ठीक है, तो इसका रेस्पॉन्स क्या है ना, हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि खाना मिलते ही डॉग क्या कर रहा है, सलाइवेट कर रहा है। जैसे हमारे मुंह के पास अगर खाना आ जाए, लो भाई मुंह से पानी आ गया इतना ज़्यादा, ऐसे बोलते हैं ना, तो ये चीज़ है, खाना आ गया तो उसके और रेस्पॉन्स में क्या आया, हमारे पास हमारे मुंह से पानी आ रहा है। ठीक है, इतना ही चीज़ है। अभी क्या किया, ये तो नेचुरल कंडीशन था, ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था, इसमें बहुत सारे फेजेस हैं। तो पहला एक्सपेरिमेंट में मैंने क्या किया ना, पहला एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे मैंने खाना दे दिया एंड खाना के अकॉर्डिंग डॉग ने क्या किया ना, सलाइवेट करना स्टार्ट कर दिया। खाना जैसे ही खत्म तो डॉग सलाइवेट नहीं करा। कुछ टाइम के बाद अगेन मैं इसको रिपीट करूंगी, बट मैं न्यू एक कंडीशन अप्लाई करूंगी जो कि आर्टिफिशियल कंडीशन है। कौन सा, अभी बेल बजाना, रिंगिंग ए बेल विथ फूड। सो हमारे पास अभी दो दो स्टिमुलीज हैं, एक है नेचुरल जो कि हमारे नेचुरल हो गए, वो आर्टिफिशियल नहीं है, अनकंडीशनड है। ठीक है, अनकंडीशनड आपके फूड है, कंडीशन कौन सा हो गया, बेल, बेल को मैंने आर्टिफिशियल बोला ना, वो कंडीशनड है। अभी मैं देखना चाहती हूँ क्या बेल बजाने से डॉग के मुंह से पानी आएगा, नहीं। तो उसको फिक्स करवाने के लिए उन्होंने क्या किया ना, फूड के साथ एसोसिएट किया बेल रिंगिंग को एंड दोनों को एट ए टाइम किया। क्या किया ना, खाना देने से पहले उन्होंने कुछ टाइम तक बेल बजाया। ठीक है, खाना देने से पहले उन्होंने कुछ टाइम तक बेल बजाया। जैसे ही उन्होंने बेल रिंग किया तो कुछ दिनों के अंदर उसका हैबिट बन गया या प्रैक्टिस हो गया कि ऑब्वियस अभी बेल बजाया मतलब खाना मिलेगा एंड मुझे सलाइवेट करना है, मुझे क्या करना है, सलाइवेट करना है। सो दैट ये हैबिट उसका क्रिएट हो गया। ठीक है, अभी क्या करेंगे नेक्स्ट, और एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। उसमें क्या करोगे ना, अभी खाना तो मुझे नहीं देना है, डॉग को खाना नहीं देंगे, सिर्फ बेल बजाएंगे ताकि ये जान सके क्या बेल बजाने से ही डॉग हैबिचुएट हुआ है या नहीं हुआ है, उसके साथ वो एसोसिएट हुआ है या नहीं हुआ है। सो इवन पैवलोव ने क्या किया, बेल बजाया, उसको आर्टिफिशियल स्टिमुली दिया जो कि कंडीशन स्टिमुली था। तो उसको पता चला कि मुझे अभी खाना मिलेगा। मुझे पता है मेरे मास्टर ने क्या किया था, जब खाना दिया था उससे पहले बेल बजाया था, तो इससे पहले भी मुझे जब भी खाना मिलता था बेल बजता था, तो मैं बेल बजा मतलब सलाइवेट करना स्टार्ट कर देता हूँ, कर देता है। 2-3 दिन के बाद वो हैबिट खत्म हो जाता है। क्यों बोलो, क्योंकि मुझे खाना मिला ही नहीं ना, अभी सिर्फ बेल बजाया बट खाना बिल्कुल नहीं मिला। नेक्स्ट पेज में लास्ट स्टेप में क्या करना है,
अभी ये चेक करेंगे कि बेल बजा रहे बट खाना नहीं मिल रहा है, तो डॉग सलाइवेट करना छोड़ देगा 2-3 दिन के बाद, बिकॉज उसको एक्सपीरियंस हो गया आर्टिफिशियल स्टिमुली दे रहे हैं, इससे मुझे कोई रेस्पॉन्स शो नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज फूड तो है ही नहीं, सिर्फ बेल बज रहा है। तो नेचुरल जो चीज मुझे देख के लगता है, ऑब्जर्व करता हूँ, हाँ ये खाना है, मुझे भूख लगा है, मेरे मुंह से पानी आएगा, तो वो नेचुरल था। आर्टिफिशियल आया बेल रिंगिंग, जो कंडीशन था। अनकंडीशन कंडीशन, अनकंडीशन स्टिमुली अनकंडीशन रेस्पॉन्स, कंडीशन स्टिमुली कंडीशन रेस्पॉन्स। आफ्टर सेवरल ट्रायल्स ये रेस्पॉन्सेस फिक्स्ड हो जाते, बट मैंने फूड देना ही बंद किया, ओनली बेल बजाया, सो दैट ये रेस्पॉन्स भी धीरे 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 मतलब विद ड्यू रेस्पेक्ट टू टाइम ये क्या हो जाएगा, चला जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इतना पूरा थ्योरी है। अभी देखो ये डायग्रामेटिक थ्योरी, मैंने इस चीज को बोला, ये डॉग वाज कैप्ट हंग्री फॉर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों से भूखा है, उसको खाने नहीं दिए। इट वॉज टाइड टू द एक्सपेरिमेंटल टेबल, एक्सपेरिमेंटल टेबल के साथ हम लोग उन्हें बांध चुके हैं, डॉग को बांध चुके हैं। पैवलोव रिंग द बेल एवरी टाइम, देखो एक्सपेरिमेंटल टेबल में हो गया, अभी फूड देने से वो तो करेगा। हम मेन पॉइंट में आते हैं कि पैवलोव रिंग द बेल, पैवलोव रिंग करा बेल को एवरी टाइम बिफोर ही वॉज गिविंग फूड टू द डॉग, खाना देने से पहले हमेशा वो रिंग करता है। आफ्टर गेटिंग फूड डॉग स्टार्ट सलाइवेशन, जैसे उसके पास खाना आता है वो सलाइवेट करना स्टार्ट करता है। It was measured up to the same trials, मतलब sorry, some trials the dog didn't get food. उसने चेक किया, देखा कि बेल तो बज रहा है बट खाना नहीं मिल रहा है, so but the bell has been ringing, बेल बज रहा है, the dog was conditioned by the condition stimuli that is bell. तो बेल क्या हो गया ना, बेल आपका कंडीशन स्टिमुली बन गया, तो उसके अकॉर्डिंग कंडीशन रेस्पॉन्स आ रहा था, बट ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अभी देखते हैं, ये चीज़ को मैंने ऐसे लिखा, फूड क्या है अनकंडीशन स्टिमुली, उसका रेस्पॉन्स क्या आएगा सलाइवेशन, तो ये भी अनकंडीशन रेस्पॉन्स। बेल क्या है कंडीशन स्टिमुली, बट फॉर द फर्स्ट टाइम जब हम बेल बजाएंगे खाना के साथ, तो फॉर दिस नो सलाइवेशन। आफ्टर कंडीशनिंग क्या होगा, बिकॉज मैंने कंडीशन अप्लाई किया है, तो कंडीशन क्या होगा कि बेल कंडीशन स्टिमुलस, तो उसके अकॉर्डिंग अभी खाना के साथ वो एसोसिएट हो गया बेल, तो इसलिए रेस्पॉन्स भी सलाइवेशन आ रहा है, कंडीशन रेस्पॉन्स। तो ये चीज़ है, ठीक है। इसके बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, ये देखो ये डायग्राम देख लो, अनकंडीशन स्टिमुलस अनकंडीशन रेस्पॉन्स, न्यूट्रल स्टिमुलस मतलब ये कंडीशन स्टिमुलस को न्यूट्रल स्टिमुलस बोला गया, पहला तो नो रेस्पॉन्स, फिर देखो फूड प्लस बेल अनकंडीशन रेस्पॉन्स, फिर कंडीशन रेस्पॉन्स कंडीशन स्टिमुलस कंडीशन रेस्पॉन्स, ये हो गया पॉइंट। अभी देखो यहाँ पे ना प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स क्या है फटाफट से मैं यहाँ पे आपको डायग्रामेटिक बता देती हूँ, ये फैक्टर्स भी हैं। प्रिंसिपल्स में क्या है देखो, कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं। पहला प्रिंसिपल है रीइंफोर्समेंट, तो डॉग के लिए कंडीशन स्टिमुलस जब दिया गया, स्टिमुली जब दिया गया तो उसके साथ फूड दिया गया। सो व्हेन द कंडीशन स्टिमुलस वाज प्रेजेंटेड विद द नेचुरल स्टिमुलस, मतलब नेचुरल स्टिमुलस के साथ दिया गया, तो डॉग क्या किया कि डॉग को पता चला ये रीइंफोर्समेंट हो रहा है एंड मुझे नेचुरल रिस्पॉन्स देना है। अगर मैं करूं कि खाना व्हेन द फूड रिपीटेडली डिडंट फॉलो द बेल, बेल बज रहा है खाना नहीं मिल रहा है, तो बोलो बेल का जो आदत है, बेल के लिए जो रेस्पॉन्स था वो धीरे धीरे एक्सटिंक्शन हो जाएगा, गायब हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। स्पॉन्टेनियस रिकवरी क्या है, अगेन मैं बेल बजाते हुए ही खाना दे रही हूँ, तो फिर से मुझे रिकॉल हो जाएगा कि हाँ मुझे तो पहले ये बेल के साथ खाना दिया जाता था, तो अगेन रीअपियर करेगा, ठीक है। स्टिमुलस जनरलाइजेशन, दो स्टिमुलस है, दोनों सिमिलर टाइप का है, फिर भी कौन सा स्टिमुलस के अकॉर्डिंग आप ज़्यादा काम कर चुके हो उसके अकॉर्डिंग उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, दैट इज द जनरलाइजेशन, जनरल आइडियाज गेन करना। सिमिलर टाइप ऑफ सेवरल स्टिमुलीज के साथ आप वर्क कर चुके हैं एंड उनमें से कौन सा रेस्पॉन्स किसके लिए देना है ये आपको पता है। स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन, वही सेम पॉइंट है कि व्हेन ईच इंडिविजुअल रिएक्ट्स डिफरेंटली, देखो एक स्टिमुली के लिए रेस्पॉन्स मेरा जो रहेगा आपका वो डिफरेंट हो सकता है सॉरी so when each individual reacts differently based on the past experience to the different situation, it is said to be the stimulus discrimination मतलब होता है भेदभाव, अलग अलग थिंक करना। अगर मैं एक स्टिमुली के लिए जो रेस्पॉन्स देती हूँ आप वो रेस्पॉन्स देते हो क्या, नहीं, सारे स्टिमुलस के लिए हम अलग अलग रेस्पॉन्स देते हैं एंड ईच इंडिविजुअल्स अलग अलग रेस्पॉन्स ही देता है, ठीक है। इट इज अ रिएक्शन टू स्पेसिफिक स्टिमुलस आउट ऑफ द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द स्टिमुलस, बहुत सारे स्टिमुलस के बीच में कौन से स्टिमुलस के लिए कौन सा रेस्पॉन्स देना है, यही होता है डिस्क्रिमिनेशन। ये सारे फैक्टर्स हैं
जैसे कि अभी मैंने कुछ पढ़ाया आपको कि इंडिविजुअल डिफरेंस, सारे इंडिविजुअल अपने अकॉर्डिंग ही स्टिमुलस के रेस्पॉन्सेस देते हैं। जितने स्टिमुलस के साथ आप जुड़ोगे तो ये डिपेंड करता है टाइम के साथ, जितना आप एक्सपीरियंस लेना चाहो तो स्टिमुली के साथ टाइम जितना दोगे उतना ही आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग बनेगा। इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुली, सोचो एक स्टिमुली मैंने 5 मिनट पहले दिया था, दूसरा स्टिमुली मैंने आधा घंटे के बाद दे रहा है, क्या ये एसोसिएट होगा? नहीं। सो 5 मिनट्स 10 मिनट्स के इंटरवल में अगर ये दिया जाए तो ये एसोसिएट हो जाएगा और इसका जो रेंज है, अमाउंट है, वो भी बढ़ जाएगा। तो इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुली। रिपीटेशन ऑफ स्टिमुली, बार बार रिपीट करना सेम स्टिमुली को, वो फिक्स हो जाता है, स्ट्रेंथेंड हो जाता है, जो थॉर्नडाइक में भी पढ़ा था। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, कोई भी स्टिमुली के रिस्पॉन्स देने के लिए आपको पर्टिकुलर एनवायरनमेंट चाहिए, वो एनवायरनमेंट फिक्स होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल स्टिमुली, समटाइम क्या होता है, स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल स्टिमुली इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि उसका रेस्पॉन्सेस भी हमें नेचुरल लग जाता है। जैसे कभी बेल रिंगिंग हो रहा था कुछ टाइम तक, तो फूड के साथ जब तक वो एसोसिएट हो गया तो इसलिए वो डॉग रेस्पॉन्स दे रहा था नेचुरल वे से। तो वही बोला गया, स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल स्टिमुलस ऑलवेज इफेक्ट करता है। ऑलवेज याद रखना, जब भी स्टिमुली का बात आए तो आपके सेंस ऑर्गन्स बहुत एक्टिव होते हैं, तो मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ स्ट्रेंथेंड होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रायल्स, देखो आपको मैं मल्टीपल अगर स्टिमुलीज देती हूँ तो मल्टीपल स्टिमुलीज के बेसिस पे मैं बताऊंगी कि सारे स्टिमुलीज को इक्वली आप रेस्पॉन्सेस दो, ट्रायल्स करो। बट आप बोलोगे नहीं एक में ही अच्छी हूँ तो एक में करूंगी, नहीं, आपको सारे स्टिमुलीज के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं ये पता करना पड़ेगा। इसलिए सबके लिए अलग अलग ट्रायल्स के नंबर्स रखने पड़ेंगे, अटेम्प्ट्स के नंबर रखने पड़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अनकंट्रोल्ड स्टिमुलस, जब भी आप अनकंट्रोल्ड स्टिमुलस में जाते हो ना, उसके कैरेक्टर्स को जान लो, वो क्या है, उसका फीचर क्या है, वो कितने टाइम तक रहेगा, उसका इंटेंसिटी क्या है, सब कुछ जानना पड़ता है, तब जाके हमारा रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आता है। ये पॉइंट्स एक्सप्लेन किया गया है। अब जैसे देख सकते हो लास्ट एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है, देखो क्या है। इट इज हेल्पफुल इन डेवलपिंग डिफरेंट टाइप ऑफ एप्टीट्यूड्स इन चिल्ड्रन, बच्चे बार बार ट्राई करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुलस के अकॉर्डिंग काम करेंगे, तो इससे बच्चों को उनका जो रीजनिंग पावर है, एप्टीट्यूड पावर है, बढ़ेगा। गुड हैबिट्स कैन बी डेवलप्ड, बच्चों में गुड हैबिट्स हम लोग कंडीशन कर सकते हैं, जो अच्छे कैरेक्टर्स हैं, डिजायरेबल कैरेक्टर्स हैं, जो हम चाहते हैं बच्चों में इनपुट करना, तो वो कर सकते हैं। देन देखो, द स्पिरिट ऑफ डिसिप्लिन कैन बी इनकलकेट इन चिल्ड्रन विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरी, बच्चों में स्पिरिट मतलब डिसिप्लिन रखने का, अनुशासन के साथ रहने का जो स्पिरिट है, ये मेंटेन कर सकते हैं, बच्चों में डाल सकते हैं, डिजायरेबल चेंजेस ला सकते हैं। टीचर्स कैन यूज दिस थ्योरी टू कंडक्ट टीचिंग वर्क कीपिंग द इंडिविजुअल डिफरेंस ऑफ द चिल्ड्रन इन माइंड, बच्चों को जब आप पढ़ाते हो तो ये ध्यान में हम रखते हैं कि बच्चे बहुत वेराइटीज के होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस वहाँ पे होते हैं, किसी का IQ 90% होता है तो किसी का 110, किसी का 140, किसी का अगेन 25 भी होगा। तो इसमें क्या है ना, बच्चों को जब भी आप ऐसे बच्चों के साथ काम कर रहे हो या पढ़ा रहे हो तो ये थ्योरी बहुत हेल्पफुल होता है। द टीचर्स कैन ऑल्सो यूज दिस थ्योरी फॉर इराडिकेटिंग चिल्ड्रंस फियर, बच्चों के माइंड से डर को हटाने के लिए इस थ्योरी को यूज किया जाता है। बस इतना याद रखो, नेक्स्ट वाला नेक्स्ट में करेंगे। क्या इतना हम